वेलकम टू ए एडू। और ए एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग इंडियन पॉलिटी के बारे में पढ़ रहे थे। तो इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत आज हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक जिसे हम लोग लोकसभा कहते हैं अर्थात सदन के बारे में पढ़ेंगे। तो बहुत इम्पोर्टेंट है यह लोकसभा। लोकसभा बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले एक एक चीज़ हम लोग देखेंगे इस लोकसभा के बारे में। लोकसभा जो है, चूँकि भारत में जो आर्टिकल 79 है, इस 79 में किसका वर्णन है? तो संसद का। अनुच्छेद 79 के अंतर्गत संसद का वर्णन है, जिसमें 3 भाग हैं। कौन कौन? लोकसभा, उसके बाद राष्ट्रपति और तीसरा है राज्यसभा। तो राज्यसभा, लोकसभा और उसके बाद राष्ट्रपति, इन तीनों चीज़ों का वर्णन है संसद। इन्हें संसद का अंग कहा जाता है। तो संसद के अंग 3 हो गए। कौन कौन? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो प्रेसिडेंट, राज्यसभा और उसके बाद लोकसभा, ये तीनों जो हैं संसद के मेंबर होते हैं। यह बात लिखा गया है आर्टिकल 79 में। लोकसभा को हम लोग निम्न सदन कहते हैं, लोकप्रिय सदन कहते हैं, प्रथम सदन कहते हैं, लोगों का सदन कहते हैं। तो लोकसभा को लोकप्रिय सदन, प्रथम सदन, निम्न सदन और लोगों का सदन कहा जाता है। और ऐसा क्यों कहा जाता है, तो इसके बारे में हम लोग देखें तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि निम्न सदन कहा जाता है लोकसभा को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि लोकसभा में सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम उम्र सीमा है वह 25 वर्ष है, जबकि राज्यसभा के लिए 30 वर्ष है। याद रखेंगे। तो इसी कारण लोकसभा को निम्न सदन, प्रथम सदन, लोकप्रिय सदन और लोगों का सदन कहा जाता है। इसके सदस्यों का जो निर्वाचन होता है प्रत्यक्ष जनता के द्वारा होता है। इसी कारण इसे लोकप्रिय सदन, लोगों में प्रिय सदन कहा जाता है, क्योंकि जनता अपने हिसाब से चुनकर प्रतिनिधि को सत्ता में लाते हैं। आर्टिकल 81 में क्या लिखा गया है? लोकसभा का गठन एवं संरचना। तो आर्टिकल 81 में लोकसभा के गठन एवं संरचना के बारे में वर्णन है। याद रखेंगे अनुच्छेद 81, तो बहुत इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 81 में लोकसभा के गठन एवं संरचना के बारे में वर्णन है। लोकसभा को लोगों का सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि लोकसभा चुनाव, जिसे आम चुनाव भी कहा जाता है, लोकसभा के चुनाव को आम सभा का चुनाव कहा जाता है, आम चुनाव। तो इसमें सीधे जनता के द्वारा चुनाव होता है और जनता अपने इलेक्शन के माध्यम से अपने सांसद के प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। जो संसदीय प्रतिनिधि हैं, जिसे MLA कहा जाता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो उनका चुनाव करते हैं जनता। सीधे चुनाव के द्वारा अपने मेन नेता का चुनाव करती है। तो इसी कारण इसे लोकप्रिय सदन कहा जाता है, लोगों का सदन कहा जाता है, लोगों में प्रिय। लोकसभा को लोकप्रिय सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो प्रतिनिधि आते हैं वे लोगों के प्रिय होते हैं, क्योंकि लोग अपने हिसाब से नेता का चयन करते हैं, लोकसभा के सदस्य का चयन करते हैं वोट के माध्यम से, मत के माध्यम से। लोकसभा को निम्न सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है? तो 25 वर्ष। तो इसी कारण इसे निम्न सदन कहा जाता है। अभी हमने ये चीज़ें पढ़ लिया। और राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष। कितना है? 30 वर्ष। इसी कारण राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। याद रखेंगे। लोकसभा केवल नाम का है। लोकसभा जो है वह केवल नाम का निम्न सदन है, लेकिन राज्यसभा से अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि जितने सारे सदन के जो कार्य होते हैं ये सारा काम कौन करता है? तो लोकसभा। तो इसीलिए लोकसभा केवल नाम का निम्न सदन है, लेकिन राज्यसभा से यह बेहद शक्तिशाली है। लोकसभा के अंदर सदस्यों की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? तो 552। तो बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि लोकसभा के अंदर जो सदस्य होते हैं उनकी अधिकतम संख्या कितनी है? तो 552। ये मैक्सिमम है। याद रखेंगे, मैक्सिमम है। तो लोकसभा के अंदर
अधिकतम सदस्यों की संख्या है 552, लेकिन उपस्थित कितने रहते हैं? तो लोकसभा के अंदर में उपस्थित रहते हैं 545। कितने? 545। तो लोकसभा के अंदर में 545 सदस्य उपस्थित रहते हैं और कुल सदस्यों की संख्या की बात की जाए तो वह है 552। याद रखेंगे 552। अब इन 552 में से लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 545। तो एग्जाम में अधिकतम पूछा जाए तो 552, लेकिन लोकसभा के अंदर उपस्थित रहने वाले सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 545। अब हम लोग स्ट्रक्चर को समझेंगे कि लोकसभा के 552 सदस्यों के लिए 530 जो सदस्य होते हैं वे राज्यसभा से निर्वाचित होकर आते हैं, 20 केंद्र शासित प्रदेश से और 2 राष्ट्रपति के द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय के रूप में मनोनीत किए जाते हैं। तो इसे हम लोग ऐसे समझें, जैसे कि मान लेते हैं कि टोटल जो 552 सदस्य हैं, इन 552 सदस्यों में से जो 530 हो गया, 552 सदस्य में से जो 530 हो गया, ये तो निर्वाचित होकर आ गए राज्यों के द्वारा, याद रखेंगे स्टेट के द्वारा। इसके बाद जो 20 सदस्य हैं वो यूनियन टेरिटरी से आ गए, अर्थात केंद्र शासित प्रदेश से। बाकी जो 2 आ गए ये एंग्लो इंडियन थे, एंग्लो इंडियन अर्थात आंग्ल भारतीय समुदाय। तो अधिकतम 2 आंग्ल भारतीय समुदाय की नियुक्ति कौन कर सकता है, मनोनीत कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के हाथों में अधिकतम 2 आंग्ल भारतीय समुदाय किसका? लोकसभा का। लेकिन राज्यसभा की बात की जाए तो राज्यसभा के अंदर में राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। कितने? 12। तो इस प्रकार 530 राज्यों से आते हैं, 20 केंद्र शासित प्रदेशों से और 2 आंग्ल भारतीय समुदाय से आते हैं। चूँकि अब वर्तमान में जो लोकसभा के अंदर में 545 सदस्य हैं, जिसमें कि 543 निर्वाचित होते हैं और 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के हैं, और इस 545 सदस्य में से जो 530 हैं वे तो राज्यों से चले आते हैं और केंद्र शासित प्रदेशों में जनसंख्या नहीं होने के कारण महज 13 सदस्य ही आते हैं और 7 सदस्य नहीं आ पाते, और जो 2 सदस्य होते हैं वे आंग्ल भारतीय सदस्य तो आ जाते हैं। तो देखिए जो 545 सदस्य हैं, तो सदन के अंदर में ये जो 545 सदस्य उपस्थित होते हैं, इन 545 सदस्यों में से 13 सदस्य आते हैं यूनियन टेरिटरी से। क्योंकि यूनियन टेरिटरी में जनसंख्या कम होता है तो 7 सदस्य नहीं आ पाते, 13 सदस्य ही आते हैं। और इन 545 में से 530 सदस्य तो राज्यों से निर्वाचित आते ही आते हैं, और 2 सदस्य कौन हो गए? तो आंग्ल भारतीय। कौन हो गए? 2 आंग्ल भारतीय। तो इस प्रकार टोटल 545 सदस्य हो गए, यही उपस्थित रहते हैं सदन के अंदर में। याद रखेंगे, कई बार एग्जाम में यह पूछा गया है। लोकसभा के यदि सबसे अधिक सदस्यों की संख्या की बात की जाए तो सबसे अधिक सदस्य या सबसे अधिक सीट कहाँ पे है? तो उत्तर प्रदेश में 80 सीट है। कितना? 80 सीट है। सबसे अधिक केंद्र शासित प्रदेश के अंदर कहाँ पे है? तो दिल्ली में। यदि केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए कि सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीट कहाँ पे है? तो दिल्ली में है 7 सीट। और राज्यों की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीट उत्तर प्रदेश में है। कितना है वहाँ पे? तो उत्तर प्रदेश में 80 सीट है। 80 सीट है। और केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए तो दिल्ली में सबसे अधिक है 7 सीट। अब आता है आर्टिकल 331। अनुच्छेद 331 में क्या लिखा गया है? आर्टिकल 331 में लिखा गया है कि राष्ट्रपति 2 आंग्ल भारतीय समुदाय का नियुक्ति करेंगे, मनोनीत करेंगे। कि राष्ट्रपति के द्वारा जो आंग्ल भारतीय सदस्यों की नियुक्ति है उसका वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 331 में। अनुच्छेद 331 में लिखा गया है कि राष्ट्रपति के पास यह अधिकार प्राप्त है कि वह 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों की नियुक्ति कर सकता है। याद रखेंगे, आर्टिकल 331 में यह भी लिखा गया है कि राष्ट्रपति 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों को तभी नियुक्ति करेंगे जब 543 सदस्यों में से
आंग्ल भारतीय समुदाय की कोई भी सदस्य न हो। यदि मान लेते हैं, देखिए यहाँ पे जैसे कि चूंकि 530 सदस्य हैं, 545 सदस्य हैं, यदि 543 सदस्य हैं आंग्ल भारतीय समुदायों को छोड़कर, इन 543 सदस्यों में से यदि निर्वाचित होकर आ गए 2 आंग्ल भारतीय सदस्य, तब आंग्ल भारतीय सदस्यों को मनोनीत राष्ट्रपति नहीं करेगा। यदि इसमें से एक आ गया, इस 543 में से एक आंग्ल भारतीय समुदाय आ गया निर्वाचित होके, तो राष्ट्रपति केवल एक ही आंग्ल भारतीय समुदाय को नियुक्ति करेगा, याद रखेंगे। लेकिन यदि दोनों के दोनों आ गए, यदि 2 सदस्य निर्वाचित होकर आ गए आंग्ल भारतीय समुदाय के में से, तो राष्ट्रपति उस समय मनोनीत नहीं करेगा। यदि कोई भी सदस्य निर्वाचित होकर आंग्ल भारतीय समुदाय का नहीं आता है, तभी जो है राष्ट्रपति अधिकतम 2 सदस्यों की नियुक्ति करेगा, मनोनीत करेगा, याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद है कि 543 निर्वाचित सदस्यों में से एक सदस्य आंग्ल भारतीय समुदाय का है, तो केवल एक ही सदस्य का क्या करेगा, मनोनीत करेगा राष्ट्रपति, याद रखेंगे। ये चीज़ हम लोग देख चुके हैं। और 543 में से 2 सदस्य आंग्ल भारतीय समुदाय का भी निर्वाचित हो गया, तो राष्ट्रपति किसी भी आंग्ल भारतीय सदस्य को मनोनीत नहीं करेगा, इम्पॉर्टेंट है, हम लोग देख लिए। आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए 2 सीटें क्यों निर्धारित की गई? इसलिए क्योंकि बहुत सारे यूरोपीय स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में ही रह गए थे, इसलिए आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए माता या पिता या उनमें से कोई एक यूरोपीय होना चाहिए। तो भारत में माता या पिता का किसी एक भारत में नागरिकता होना चाहिए, किसी एक यूरोपीय का भारत में नागरिकता होना चाहिए। अर्थात माता या पिता में से कोई एक कौन सा होना चाहिए, तो यूरोपीय नागरिक होना चाहिए। और उनकी नागरिकता कहाँ पे हो, तो भारत में होनी चाहिए। मूल जो संविधान था उसमें लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या थी 500 और 400 सदस्य जो थे लोकसभा में उपस्थित थे। तो 489 सदस्य लोकसभा में उपस्थित थे और कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी लोकसभा में, तो 500। कब? जब भारत के संविधान का गठन हुआ था, अर्थात मूल संविधान में। इम्पोर्टेंट है। इसके बाद लोकसभा के सदस्यों की संख्या का निर्धारण जनसंख्या के आधार पर होता है। तो पूछा जाए कि लोकसभा के सदस्यों की संख्या का निर्धारण कैसे होता है, तो जनसंख्या के हिसाब से होता है, जनसंख्या के आधार पर होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती गई, लोकसभा की सीटें अर्थात सदस्यों की संख्या भी बढ़ती गई। इसीलिए उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या है, तो वहाँ पे सीटों की संख्या भी सबसे ज़्यादा है, 80। तो ये जो लोकसभा में सीटों का निर्धारण होता है वह जनसंख्या के हिसाब से होता है। जिस क्षेत्र में जनसंख्या ज़्यादा होती है तो वहाँ लोकसभा की सीटें भी ज़्यादा होती है। तो इसी प्रकार उत्तर प्रदेश में यदि लोकसभा की सीटें सबसे ज़्यादा 80 है, तो उसका मूल वजह क्या है कि वहाँ पे जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। लोकसभा के सदस्यों को अर्थात सीटों को बढ़ाने का काम कौन करता है, तो परिसीमन आयोग करता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में यह पूछा गया है, बहुत इम्पोर्टेंट है, दिमाग में इसे नोट कर लेंगे कि लोकसभा के सदस्यों अर्थात सीटों का जो निर्धारण करता है, बढ़ाने का काम कौन करता है। हालांकि सीटें घटती नहीं हैं तो लेकिन घटने का भी प्रावधान है, तो घटती नहीं है, बढ़ती हैं। तो इसे बढ़ाने का काम कौन करता है, परिसीमन आयोग करता है, जिसे डेलिमिटेशन कमीशन भी कहा जाता है। तो परिसीमन आयोग या डेलिमिटेशन कमीशन का काम है लोकसभा में सीटों को बढ़ाना। चूँकि प्रत्येक 10 साल के बाद जनसंख्या का निर्धारण होता है, अर्थात सेंसस का निर्धारण होता है, जनगणना होता है, इसलिए प्रत्येक 10 साल के बाद एक परिसीमन आयोग का गठन होता है, लेकिन वो भी जनसंख्या के हिसाब से, और लोकसभा की सीटों को वह बढ़ाने का काम करता है। चूँकि प्रत्येक 10 वर्ष के बाद
जनसंख्या का निर्धारण होता है, जनगणना होता है, तो प्रत्येक 10 साल के बाद एक परिसीमन आयोग का भी गठन होता है उसी जनसंख्या के हिसाब से लोकसभा के सीटों को बढ़ाने के लिए। अगर कम हो गया तो उसे घटा दिया जाएगा। तो अभी तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि परिसीमन आयोग ने लोकसभा की सीटों को घटाया है, अभी तक वो बढ़ा ही है। अब तक 4 बार परिसीमन आयोग का गठन किया गया, तो दिमाग में फिट कर लेंगे इन चारों वर्षों को। तो 4 बार जो है इस परिसीमन आयोग का गठन किया गया। 1952 ईस्वी में, 1952 ईस्वी में, 1963 ईस्वी में, 1973 ईस्वी में और 2002 में। तो अभी तक 4 बार जो है इस परिसीमन आयोग का गठन किया गया, 1952, 1963, 1973 और वर्ष 2002। और इन चारों को, और ये चारों वर्ष जनगणना हुई, अर्थात जो 1952 में गठित हुआ, 1951 के जनगणना के अनुसार, 1951 के जनगणना के अनुसार जो 1863 ईस्वी में परिसीमन आयोग का गठन हुआ, वह 1861 के जनगणना के अनुसार, जो 1973 में परिसीमन आयोग का गठन हुआ वह 1971 की जनगणना के अनुसार, जबकि जो वर्ष 2002 में परिसीमन आयोग का गठन हुआ वह 2001 की जनगणना के अनुसार। वर्तमान में जनगणना कौन चल रहा है, तो 2011 वाला। 2021 में अभी जनगणना नहीं हुआ, तो 2022 में उसके होने की उम्मीद जताई जा रही है। 2002 के बाद परिसीमन, अब देखिए 2002 में परिसीमन आयोग के सुझाव को अभी तक माना नहीं गया। 2002 में परिसीमन आयोग का जो सुझाव दिया गया था उसे अभी तक माना नहीं गया। तो 2002 में जो परिसीमन आयोग का गठन किया गया उसे मान्य नहीं मिला। याद रखेंगे कि 2002 में जो परिसीमन आयोग का गठन किया गया था उसे मान्य नहीं किया गया। 1971 की जनगणना के बाद जो 1973 ईस्वी में परिसीमन आयोग का गठन किया गया था, तो उसी में लोकसभा के अधिकतम सीटों के निर्धारण कितनी कर दी गई, तो 545। वेरी इम्पोर्टेंट। तो जो लोकसभा के अंदर में जो 1971 ईस्वी में जनगणना हुआ था, तो उसमें 1973 का परिसीमन आयोग का गठन किया गया था। तो उसी में लोकसभा के अधिकतम सीटों की संख्या कितनी निर्धारित कर दी गई, तो 545। उसमें 545 निर्धारित किया गया उस समय की जनसंख्या के हिसाब से। लेकिन जब 42वां संविधान संशोधन किया गया 1976 ईस्वी में, तो यह कहा गया कि वर्ष 2000 तक लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी रहेगी, 545 रहेगी। तो 42वें संविधान संशोधन को 1976 में जब पारित हुआ, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, तो उसमें क्या कह दिया गया, कहा गया कि वर्ष 2000 तक ये जो 545 सीटें हैं यही जो होंगे लोकसभा में अधिकतम सीटें होंगी। लेकिन फिर उसको बढ़ाते चला गया और अभी तक जो है अधिकतम सीटें कितनी हैं, तो अभी तक भी अधिकतम सीटें हैं 545 ही। याद रखेंगे 545 ही। 2084वां संविधान संशोधन किया गया 2000 में। तो वर्ष 2000 में 84वां संविधान संशोधन हुआ। वर्ष 2001 में 84वां संविधान संशोधन किया गया। कब? 2001 में 84वां संविधान संशोधन किया गया, जिसमें कहा गया कि वर्ष 2026 तक लोकसभा की सीटें 545 होंगी। तो याद रखेंगे कि 1976 का जब संविधान संशोधन हुआ 42वां, तो उसमें बता दिया गया कि वर्ष 2000 तक जो 545 सीटें हैं वह रहेगी अधिकतम। लेकिन जैसे ही वर्ष 2000 ख़त्म हुआ तो विचार हुआ कि इन 545 सीटों को कम किया जाए या ज़्यादा किया जाए। लेकिन 84वें संविधान संशोधन के अंतर्गत वर्ष 2001 में इन सीटों को 2026 तक बढ़ा दिया गया कि 2026 तक यही 545 सीटें रहेंगी लोकसभा में। और तब से लोकसभा की सीटें जब तक 2026 नहीं होता है यह 545 ही रहेगा। 2002 के बाद परिसीमन आयोग के गठन को इसलिए रोक दिया गया कि उत्तर भारत में जनसंख्या वृद्धि
बहुत ज़्यादा थी, जबकि दक्षिण भारत में जनसंख्या वृद्धि बहुत कम थी। इसी कारण वर्ष 2026 तक परिसीमन आयोग का गठन रोक दिया गया। याद रखेंगे। और अगर परिसीमन आयोग का गठन होता तो उत्तर भारत में लोकसभा की सीटें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती और दक्षिण भारत में लोकसभा की सीटों की संख्या बहुत कम हो जाती। तो याद रखेंगे कि 2002 में जब परिसीमन आयोग का गठन था तो उसको रोक दिया गया और उसके बाद सीटों की संख्या 545 ही रखी गई। तो 2001 के बाद जब 2026 तक क्या कह दिया गया कि अब यह जो 545 सीटें रहेंगी भारत में, लेकिन अगले ही वर्ष 2002 में इस परिसीमन आयोग के गठन को रोक दिया गया। अब यह क्यों रोक दिया गया? क्योंकि इसलिए रोक दिया गया कि जब जनगणना हुआ 2001 में तो देखा गया कि उत्तर भारत में जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और जो दक्षिण भारत है वहाँ की जनसंख्या काफ़ी कम है। तो उत्तर भारत में जो लोकसभा की सीटें हैं बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, तो चुनाव जब कराने में उत्तर भारत में बर्डन हो जाएगा लेकिन दक्षिण भारत में आसान हो जाएगा। तो इसी कारण क्या हो गया कि इस परिसीमन आयोग को बंद कर दिया गया वर्ष 2002 में। याद रखेंगे 2026 तक, इसी कारण 2026 तक परिसीमन आयोग का गठन करके रोक दिया गया। अगर परिसीमन आयोग का गठन होता तो उत्तर भारत में लोकसभा की सीटें बढ़ जाती और दक्षिण भारत में लोकसभा की सीटें बहुत ही कम हो जाती। तो इसी कारण परिसीमन आयोग को भंग कर दिया गया, बंद कर दिया गया। 2031 की जनगणना में अब यह पता चलेगा कि अगला परिसीमन आयोग का गठन कब होगा या फिर नहीं होगा। याद रखेंगे, अर्थात लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ेगी या फिर यथावत रहेगी। तो अगला जो 2031 में जनगणना होगा तो उसी में अब पता चलेगा कि अब परिसीमन आयोग का गठन होगा या फिर नहीं होगा, या फिर यह जो लोकसभा की सीटें हैं 545 वह उतनी ही रहेंगी या फिर इनको बढ़ाया जाएगा। जनरली बढ़ाया जाता है, अभी तक तो कभी घटाया नहीं गया है। याद रखेंगे अनुच्छेद 330 में लिखा गया है कि लोकसभा सीटों पर एससी और एसटी जाति के लिए क्या है तो आरक्षण की व्यवस्था है। तो अनुच्छेद 330 में लिखा गया है कि लोकसभा की सीटों पर अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की भी व्यवस्था है। याद रखेंगे, अर्थात लोकसभा में सीटों पर आरक्षण का वर्णन किसमें है तो आर्टिकल 330 में, अनुच्छेद 330 में। अनुच्छेद 334 में लिखा गया है कि अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति का लोकसभा के सीटों के लिए 10 बरस और आंग्ल भारतीय समुदायों के लिए 12 बरस तक ही आरक्षण की निर्धारित किया है। याद रखेंगे कि अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लोकसभा के सीटों के लिए 10 बरस जो है आरक्षण का निर्धारित है, किसमें तो आर्टिकल 334 में। लेकिन आंग्ल भारतीय समुदायों के लिए यह 12 बरस का आरक्षण का निर्धारित है। याद रखेंगे 12 बरस। अब आता है 95वां संविधान संशोधन 2009। तो 95वें संविधान संशोधन 2009 में लागू किया गया। इसके तहत केवल लोकसभा में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति की सीटों की संख्या 2020 तक तय कर दिया गया। तो फिर 94वां संविधान संशोधन पारित हुआ। इसी 94वें संविधान संशोधन जो कि 2009 में पारित हुआ, तो इसमें क्या कह दिया गया? इसमें कहा गया कि लोकसभा में एसटी और एससी और उसके बाद इन सभी सीटों पर जो आरक्षण की व्यवस्था है कब तक कर दिया गया तो वर्ष 2020 तक। तो 94वां संविधान संशोधन लागू हुआ 2009 में, तो उसमें यह जो 10 बरस का जो समय सीमा था उसे बढ़ा करके 2020 कर दिया गया। याद रखेंगे 2020 कर दिया गया। और शीतकालीन सत्र प्रारंभ होने के कारण 2020 से भी अधिक 2030 तक का तय कर दिया गया। तो 2009 में यह क्या हुआ तो 96वां संविधान संशोधन हुआ। इसके तहत लोकसभा में एससी और एसटी के सीटों की संख्या कब तक आरक्षित कर दी गई? 2020 तक। लेकिन इसके बाद एक और शीतकालीन सत्र चला जिसमें ख़त्म होने के कारण
इसे 2020 में भी क्या कर लिया गया, 2020 से बढ़ा करके 2030 तक इसे स्वीकार कर लिया गया। याद रखेंगे। आर्टिकल 81 में, अनुच्छेद 81 में क्या लिखा गया है कि लोकसभा तथा लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होगा। तो अनुच्छेद 81 में लिखा गया है लोकसभा और इसके सदस्यों की निर्वाचन की प्रक्रिया का निर्वाचन कैसे होगा। याद रखेंगे। अनुच्छेद 81 के अनुसार लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार के द्वारा होता है। तो याद रखेंगे कि अनुच्छेद 81 के अनुसार लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन किसके तहत होता है, तो प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा होता है। याद रखेंगे। तो ये तो था हमारा लोकसभा का प्रथम वीडियो। इसे लंबा हो जाएगा यदि हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। तो लोकसभा के अगले जो पार्ट को हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। तो याद रखेंगे, इस सेशन कैसा लगा कमेंट ज़रूर करें। तो कमेंट करने से क्या होगा, हमें पता चलेगा कि आखिर चीज़ें समझ में आ रही है या फिर नहीं आ रही है, ताकि हम लोग इसका संशोधन करके आगे क्या करेंगे, तो और दूसरे तरीके से इसको हम लोग बनाने की शुरुआत करेंगे। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, और साथ ही साथ इसे शेयर ज़रूर कर दें और लाइक करें, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए। तब तक नमस्कार, जय हिंद।